सभी घर में खुशी का या दुख का समाचार है, कोई ज़रूरी नहीं सबके पास नहीं जा सकते हैं आप, थोड़ा सा पूछ लीजिए। ये भावनाएं, ये फीलिंग्स, क्योंकि संवेदनाओं से ये दुनिया चलती है, ये पूरी सृष्टि संवेदनाओं की सृष्टि है और कुछ नहीं है। और जैसे जैसे हमारी संवेदनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों हमको दुनिया भी उतनी ही प्यारी नज़र आने लगती है। ज्यों ज्यों हमारी संवेदनाओं के अंदर में यदि विकार के भाव आने लगते हैं तो दुनिया भी बेप्यारी लगने लगती है। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बना करके एक टीम की भाव से हम लोगों के यहाँ, क्यों हम स्वयं ऐसे ही रहते हैं जिसको देसी भाषा में नंग धड़ंग बोलते हैं, तो हम लोगों ने एक कल्चर किया। मैंने कहा कि हमको टाई सूट की नहीं, हमको दिमाग की ज़रूरत है। आप ऐसा करिए, कुर्ते में पैजामे में मेरे यहाँ अलाउ है, ऑफिस में स्लीपर पहन के आओ अलाउ है। हमने कहा कपड़ों पर ज़्यादा जोर नहीं देना, काम पे ज़्यादा जोर दो। इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग मस्ती से काम करते हैं, उनको ये नहीं देखना कि मेरी टाई टेढ़ी हो गई। अच्छा, कई मिनट तो इसी में खराब हो जाते हैं, वो बाल इधर हो गए। अरे हमने कहा कुछ नहीं, आड़े तीर से जैसे वैसे ही रहो, हमको पता है तुम कितने सुंदर हो या असुंदर हो। हाँ, नहीं तो कोट सीधे करते करते कितने मिनट खराब, 8-10 घंटा आपको काम करने, 1-1.5 घंटा इन सब धंधों में खराब कर लेते हो, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक नई कल्चर डेवलप हो रही है और हमें खुशी है। वस्त्र अच्छे पहनिए, शालीनता से पहनिए, ऑफिस के हिसाब से होना चाहिए ड्रेस आदि, पर हम उसके लिए इतना ध्यान दे दें कि हमारा प्रोडक्शन या हमारा जो काम है वही बाधित हो जाए, वो इतने लेवल तक नहीं हो। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से बड़ी चीज़ों को खड़ा किया जा सकता है। दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी चीज़ें हों, उन सारी बड़ी चीज़ों के मूल में एक छोटी छोटी जो सोच होती है, वो सोच काम करती है। उसको कभी आप इग्नोर मत करिए। बड़े से बर्तन में छोटे से छेद होने से बूंद बूंद पानी टपकने से घड़ा खाली हो जाता है। चाहे वो लीकेज, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे सिस्टम का हो, वो कभी भी अपने जीवन में कभी मत आने दो। यदि आपने उसको रोक लिया तो समझिए आज नहीं तो कल। मैं एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ। हमको पता नहीं था हम क्या करेंगे, हमको इतना ही पता था, ये बात है करीबन 2005-6 की बात है। हम लोग छत में बैठे हुए थे, गर्मी का मौसम था और हमारी जो आयुर्वेदिक चाय होती है हम लोगों ने कुटवा करके ला करके खुले में मिक्स करके छत पे बिछा करके हम पैकिंग कर रहे थे। उस समय पर हमारे पास कोई मशीन नहीं थी। हम लोग एक छोटी सी जो मोमबत्ती में उसको पैकिंग को कर रहे थे, कुछ मोमबत्ती में कर रहे थे। एक ऐसी छोटी मशीन आती थी, पन्नी को जो दबा करके वो भर जाते थे, तो हम भर रहे थे। रात को 11-12 बजे थे। तो एक कोई हमारे यहाँ एक गेस्ट आए हुए थे, वो रुके हुए थे। वो आए, उन्होंने देखा कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक बात कही उन्होंने, कहा मैं हमको देखा, बोले काम कर रहे हो? हमने कहा हाँ। बोले तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ा शब्द था। पुरुषार्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि पुरुषार्थ के लिए आप तैयार हैं तो दुनिया आपके लिए है। समझौते के लिए तैयार है तो समझ लेना कि दुनिया फिर आपके लिए नहीं है। तो इसीलिए समझौतावादी नहीं, पुरुषार्थवादी बनिए। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि या तो दूसरों को बदलने की क्षमता आप पैदा कर लो, और यदि नहीं पैदा कर सके तो दूसरे तुमको बदल देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमको दूसरों को बदल करके अपने कार्य, अभी हमारे यहाँ मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, हम लोग कई बार कहते हैं, वो कहते हैं जी एफएमसीजी में 10% 15% का ग्रोथ वो बहुत अच्छा होता है। मार्केट में जाते हैं पूरी टीम, कहीं कहीं से लोग आते हैं। हम कहते हैं भाई इसको डबल करना है, 10 नहीं करना है। उनको समझ में नहीं आती बात। किसी मैनेजमेंट की किताब में पढ़ाया नहीं जाता। भाई यदि किताबों से ही पढ़ के सब होता तो जो हुआ है या तो उसको पढ़ोगे या जो पढ़ा है उसको करोगे। ना तो हुआ है ना तो पढ़ा गया है, तो उसको कैसे करोगे? उसके लिए तो अलग ही सोच है, अलग ही दिमाग चाहिए, अलग ढंग से हमको लगना पड़ेगा। तो वह कार्य हमने आत्मविश्वास के बल पर। दूसरा, हमने आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग खुश हो जाते हैं। मैं भी अभी फोर्ब्स की लिस्ट निकली है, शायद वर्ल्ड के कितना नंबर डाल रखा मेरे को पता भी नहीं। लोग बताते, बोला आप दुनिया के रईसों में शुमार हो गए। मैं देखता हूँ मेरी चप्पल भी वही है, ड्रेस भी वही है, मेरा क्या बदला जिससे कि मैं दुनिया में शुमार हो गया। तो मुझे लगता है, मेरे को आनंद इस रूप में आता है, हमको कोई सुख नहीं देता वो संपत्ति, हमको कोई सुख नहीं देता और हमको चाहिए भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि एक जीवन के लिए कितनी संपत्ति चाहिए आदमी को। यदि आप भरपूर प्रयोग भी करते हो, हिसाब लगाइए कितना चाहिए आपको, बहुत थोड़ा चाहिए। तो बाकी का फिर हम क्या करें?
बाकी का ये सोच करके करो कि समाज ने जिस दिन हम पैदा हुए थे ना, उससे पहले से ही हम समाज के ऋणी होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उससे पहले माँ के स्तन पर भगवान दूध भेजता है ना कि ये पैदा होगा तो इसके लिए आहार चाहिए। यहाँ की जल, हवा, पानी, जो कुछ आहार लेकर के हम बड़े होते हैं। जिस समाज से हमने कुछ पाया और सीखा, जिस माँ ने उंगली पकड़ करके हमको चलना सिखाया, जिस बापू ने सारे कष्ट को सह करके भी हमारे लिए सोचा, उनके ऋण से उऋण होना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यदि दुनिया के लिए सोचोगे, मैं ऐसा मानता हूं, यदि समाज के लिए सोचोगे तो समाज तुम्हारी चिंता करेगा, फिर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात और सुनी अभी, आज ही कई चीज़ मैं सीखता रहता हूं, हर रोज सीखता हूं मैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। हमको बोले कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेस वाले बोले पैसे तो बहुत कमाते हैं, बोले इस बात का कष्ट है कि बोले उनका इतना लोग नाम नहीं जानते हैं। कहीं बैठो तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, परिचय कराना पड़ता है। मैंने कहा ये भी बड़ी चिंता है। हाँ, ये भी विकट समस्या है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? यदि आप जिस काम को भी करते हैं, आप समाज को सामने रखिए, राष्ट्र को सामने रखिए। आप समाज के लिए काम करेंगे, समाज आपको अपने आप ऊपर चढ़ाएगा। आपको फिर ये सोचने की कभी नौबत नहीं आएगी कि दुनिया मेरे को नहीं जानती है। तो आपके कार्य आपका पहचान बने, आप लोग आगे बढ़ें। इस देश को खड़ा करने में आज जितनी युवा पीढ़ी, जितनी बुद्धिशाली पीढ़ी इस भारतवर्ष में है, दुनिया में किसी देश को प्राप्त नहीं है। हमें गर्व है आपके ऊपर, हमें गर्व है इस देश के ऊपर। हम सब मिल करके इस देश को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वदेशी का आंदोलन है, जो स्वदेशी की जो सोच है, वो श्रद्धेय स्वामी जी ने इस रूप में खड़ा किया है। हमने सिर्फ स्वदेशी की बात नहीं की, हम लोगों ने उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को भी, कई बार लोगों को लगता है, मैंने कहा ना कि सब चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आयुर्वेद की उन परंपराओं को, उन विधाओं को आज हम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, आज जितने मैंने करीबन 6 लाख से ज़्यादा पेजेस आज मेरे पास हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम का काम है। हमको जो सामने होता है वो दिखाई देता है, जितना पीछे देखिए भवन, वह उतना ही मजबूत होता है जिसकी जितनी नींव गहरी होती है। तो पतंजलि सिर्फ ऊपर भवन नहीं है, क्योंकि शुरू में लोगों ने ये भी कहा था पतंजलि हवा का गुब्बारा है, ये गुब्बारा तो शायद निकल जाए और फूट जाए, तो अभी वो निकलता हुआ भी नहीं दिखता, फूटता हुआ भी नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये है कि आप जितना ऊपर बढ़ें उतनी जड़ों को गहरी कर लो, फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। इसको अपने जीवन में आप वो कर लीजिए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाइए। पहले हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत सारे लाला लोग आते थे, व्यापारी लोग आते थे, हमको बीपी है जी, शुगर है। हम कहते थे क्यों है बीपी, क्यों है शुगर? कि जी हमको बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, हमको बहुत काम करना पड़ता है, बड़ा बिजनेस चलाना पड़ता है, बड़ा देखना पड़ता है। तो हमको लगता था कि शायद ये तनाव के कारण बनते होंगे सारे धंधे। आज तो हमको लगता है ये तो आनंद का कारण है। मैं आज कह तो सकता हूँ कि जहाँ आप बैठे हैं उधर ही हमको बैठना पड़ता है, मैनेजमेंट की कुर्सी पर तो हमको ही संभालना पड़ता है। तो ये आनंद के भाव से कीजिए कि भगवान ने आपको इतना सामर्थ्य दिया हुआ है, उस सामर्थ्य का समाज के लिए सदुपयोग करना हमारा काम है। इस भाव से आप आनंद से काम करेंगे तो वह आपके लिए दुख का कारण नहीं, आनंद और सुख का कारण बनेगा। और दूसरी बात, मैं एक बड़ी सी बात कह करके बात खत्म करना चाहता हूँ। सुख की कल्पना में काम मत करिए, मत करिए। सुख की कल्पना में काम करोगे दुख पाओगे। आज का आनंद मुझे लेना है, इस भाव से काम करिए। आज का आनंद लीजिए ना कि आज जो मेरे सामने अनुकूलता है, जो मेरे सामने सामर्थ्य है, जो मेरे सामने जिम्मेदारियां हैं, उसका मुझे बड़ा आनंद लेना है। सुबह से लेकर के रात तक मस्ती में रहिए। इसी भाव से यदि आप रहेंगे तो प्रतिदिन रह सकेंगे, प्रति महीना रह सकेंगे, प्रति वर्ष रह सकेंगे, पूरा जीवन फिर आनंद में कटेगा। हम सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये निपट जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पहले पढ़ाई करी तो फिर बोले ब्याह हो जाएगा तो सुख मिलेगा, शादी हो गई बोले बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, वो निकम्मा हो गया फिर बोले पढ़ लिख लेगा तो सुख मिलेगा। वो सुख निकम्मा ऐसा है कि वो थोड़ी दूरी पर ही है, वो पास में आने का नाम ही नहीं लेता। पर जो है उसको मान लो ना, जो नहीं है उसको क्यों तलाश करते हो? जो है उसको यदि आप मान करके चलेंगे, जो नहीं है वह भी आपसे दूर नहीं है।
बस मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप सबके लिए मेरा बहुत वंदन, अभिनंदन। भगवान आपको बहुत सामर्थ्य दें, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जितनी बुद्धि हमारे पास है उससे ज़्यादा आपके पास है। जहाँ हम तो संस्कृत के स्कूल में पढ़े, आप उससे बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़े, तो जब हम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस इतने ही मेरा संदेश है। धन्यवाद। आचार्य जी धन्यवाद। क्या कहें, आई थिंक ऑडियंस ने जिस तरीके से आपके बोल को एकदम पकड़ा है और जिस आनंद उठाया आपके बातों का, वही सर प्रचलित है कि आपने क्या कितना इम्पैक्ट किया है हम पे। सर मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से, आई एम श्योर बहुत सवाल वहाँ से भी आएंगे। सर तो पतंजलि के दो चेहरे हैं, एक तो आपका चेहरा है ऑफ कोर्स, एंड बाबा रामदेव जी का चेहरा ऑफ कोर्स जो हम सबको दिखता है, जो आपके पार्टनर रहे हैं। एंड सर आचार्य जी क्या बताते, हमेशा बाबा जी का और आपका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है जो समझ में आया है, बट सब कहते हैं कि जो आपका रिश्ता है, जो आपकी जोड़ी है, जो बॉन्ड है आपका, वो किसी पारिवारिक जोड़ी से कम नहीं है। एक अटूट पार्टनरशिप आप दोनों की है, एक हृदय, दो हृदय मिले हैं और जिस तरीके से काम किया। और बिजनेसेस तो आचार्य जी आप सब जानते ही हैं, बाप बेटे को तोड़ सकता है, भाई भाई को तोड़ता ही है। सर तो ये क्या जादू है जो आपकी रिलेशनशिप में है, और सर ये जर्नी क्या रही आचार्य जी, ये क्या रहा है शुरू से? मेरे भाइयों, हमारी बहनें भी बैठी हैं, भाई लोग भी हैं। कई बार आप अपने बड़ों से, माता पिता से, कुछ तो बड़े भी हैं, आप डिमांड करते हैं कई बार कि हमको ये दे दो। कई बार आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं तेरे को दे देंगे तो गड़बड़ करेगा। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि पतंजलि आयुर्वेद के लिए जब विचार बना कि हमको काम करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमको कंपनी बनाना होता है, ट्रस्ट चलाने का एक्सपीरियंस, क्योंकि 95 में हमने ट्रस्ट बनाया था, तब मैं 21 साल का था, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा तब से, और अभी मैं लगभग 44 प्लस कुछ हुआ हूँगा। तो उस समय पर हम लोगों ने जब ट्रस्ट का शुरू किया तो ट्रस्ट के हिसाब से हम लोग एक्टिविटीज़ करते थे। जब बात आई कंपनी की, तो हमको ये नहीं पता था कि कंपनी कैसे बनाया जाता है और कैसे काम किया जाता है, और हमारे पास कोई फंड भी नहीं था। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि उस फंड के लिए भी जब हम लोगों ने, पहले लोगों ने कहा कि आप कंपनी बनाइए और इक्विटी दे दीजिए तो फिर लोग पैसा दे देंगे और आप कंपनी बनाइए। हमने कहा कि यदि हमने इक्विटी दे दिया, हम तो फिर मैनेजर रह गए, और पैसा भी नहीं और कंपनी का मालिक भी बनना है, तो कैसे बनना चाहिए वो हमसे सीख लो, हम बता देते हैं। तो वहाँ से मैं शुरू होता हूँ। तो किसी ने कहा कि ऐसा करिए, आप लोन ले लीजिए। लोन कौन देगा जब कुछ है ही नहीं कंपनी में? तो कुछ हमारे परिचित लोग थे, हमने कहा भाई हमको पर्सनल लोन दे दो। तो पर्सनल लोन दिया, उसमें से माता सुनीता जी और बाकी परिवारों, कई लोगों का बड़ा योगदान रहा। मैं इस बात को, आपकी बात पर ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा उत्तर बड़ा हो गया पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो पर्सनल लोन लिया हमने, पर्सनल लोन लेकर के फिर उस लोन के आधार पर बैंक वालों ने हमको लोन दिया। इस तरह से हमने कंपनी स्टार्ट की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से हम शुरू होकर के धीरे धीरे काम करके हम आगे बढ़ते रहे। और बड़ी बात यह है कि उससे पहले न तो स्वामी जी का कोई बैंक अकाउंट था, न मेरा कोई बैंक अकाउंट था। स्वामी जी ने कहा कि कंपनी बनाना है तो किसी को तो रहना पड़ेगा, मैं तो नहीं रहता, बोले आप रह लो। कभी ऐसा सुना? भाई आप दो भाई हो, भाई बहन हो, कहे मैं रहूँगा, तू मत रह, अब मैं देखूंगा तेरा बाद में। तो हमारी शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि मैंने कभी सुना था रामायण में कि जब लक्ष्मण को चोट लगी तो किसी ने कहा कि लक्ष्मण तुमको बड़ा दर्द हो रहा होगा, बड़ी पीड़ा हो रही होगी ना? लक्ष्मण ने कहा चोट तो मुझे लगी है, दर्द कितना है वो राम से जाकर के पूछो। यदि परिवार के अंदर ये भाव पैदा हो जाए तो फिर कोई बिखराव और कोई टूटन और कोई झगड़ा नहीं हो सकता। तो इसी भाव से हमने शुरू किया कि स्वामी जी ने कहा आप संभालो, हमने कहा ठीक है जी, हमने शुरू कर दिया काम। आज भी मैं ना एक पैसा डिविडेंड, जो लोन वगैरह लिए थे उसको चुकता करने के लिए डिविडेंड लेना पड़ा, ना मैं कोई सैलरी लेता हूँ, ना कोई मैं डिविडेंड लेता हूँ, ना कुछ पैसा लेता हूँ। तो बाबा जी भी सेफ हैं और हमको कुछ चाहिए नहीं। तो हमने इस तरह से काम शुरू किया।
तो ये जो कार्य है ये विश्वास। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास तोड़ने का प्रयास सब जगह पर होता है, घरों में भी होता है, परिवार में भी होता है। कैसे कैसे तोड़ते हैं मैंने तो देखा है, क्योंकि हम भी इस देश के अंदर लाखों परिवार से सीधे संवाद में हैं, सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हों, उद्योगपति हों, सामान्य किसान हो, खेत खलिहान के हो, किसी भी स्टेट के हों, सब लोगों को हम जानते हैं। पहली बात तो यहाँ से शुरू होता है कि यदि मैंने तो ये देखा है, क्षमा करिएगा, यदि आपके पास कोई सहानुभूति भी दिखाने के लिए आएगा ना, वो भी नकली दिखाने के लिए आता है। यदि मान लीजिए कि किसी के घर में भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो गई, किसी की डेथ हो गई, आएंगे लोग बाहर से तो मुस्कुराते मुस्कुराते आएंगे, हंसते हंसते आएंगे, अंदर आकर के कहेंगे हाय रे तेरे साथ तो बड़ी भयानक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। वो ऐसा कर देंगे कि आदमी थोड़ा सा शांति में हो तो वो अशांत करके चले जाएंगे। ये हमारे समाज में कुछ ज्यादा प्रवृत्ति है। तो इस तरह के लोग सब जगह मिलते हैं। फिर दूसरा क्या करेंगे कि दोनों बैठे होंगे, दो भाई होंगे, अरे तूने तो सब उसको दे दिया, तेरी तो पूछता नहीं, तेरे को तो वो करता नहीं है। और फिर हमको कह देंगे बोले वो तो ना तेरे लिए तो ऐसा कह रहा था, तो खत्म कहानी। भाई प्रयास करो कि आपस में संवाद रखो, दूसरे की बातों पर नहीं, अपने संवाद पर भरोसा करिए। इस भरोसे के यदि काम रखेंगे तो ब्लड का रिश्ता है या नहीं है, आप कहाँ से हो, किसके साथ हो, यदि दोनों के मन के अंदर खोट नहीं है तो तीसरा खोट पैदा नहीं कर सकता। यदि किसी तुम्हारे अंदर खोट है तो उस खोट को भी दूसरा नहीं मिटा सकता। ये एक उदाहरण है मित्रों की। हमने सुना था कि घटनाओं को, उस घटना को हम सही करके जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी आचार्य जी, आपने बात की संवेदना की, आपने कहा कि कितना ज़रूरी है एक वो कल्चर बना के रखना मूल्यों का, और आपने ये भी कहा कि जैसे अब टीम इतनी बड़ी हो गई है पतंजलि की, साइंटिस्ट हैं, IITians हैं, IIMs हैं सर, तो ये आचार्य जी, तो ये जो मूल्य हैं जिन पे बाबा जी ने और आपने ये पूरा उद्देश्य चालू किया और बड़ा है, पर जैसी टीम इतनी विशाल हो रही है, बड़ी हो रही है, इन मूल्यों को आप पूरी टीम में कैसे फैला रहे हैं, कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ये मूल्य 10, 20, 30 साल बाद भी चलते रहें और जीवित रहें कंपनी में? हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह है व्यसन मुक्त जीवन, योग युक्त जीवन, निरोग जीवन। तो जो योग को हमने दुनिया में पहुंचाया है, या जिस परंपरा को हम बिलीव करते हैं, या जो हम लोगों को उपदेश देते हैं, हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में अभी हमारे पास लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं जो सेवाएं दे रहे हैं। तो कहीं भी कोई नॉन वेज या अल्कोहल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता है जहाँ जाकर इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहन मिले। हम प्रयास ये करते हैं कि उन लोगों के जीवन में सुधार आ जाए। हम कहते हैं भाई वो काम करो, तुम सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, और चीज़ करते हो, ड्रिंक करते हो, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए लाभकारी तो नहीं है, तुम्हारे घर परिवार वाले भी इससे खुश नहीं है। तो तुमको अपने घर को ठीक रखना है, पतंजलि को ठीक रखने के लिए नहीं, अपने घर को ठीक रखने के लिए सही इन चीज़ों को छोड़ दो, तो मान जाते हैं। एक वातावरण का, कल्चर का भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसा वातावरण में आदमी जाता है उस तरह का ढलता है। तो इस तरह से कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से खाने पीने वाले होते हैं, हमारे यहाँ आते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और देश का सुधारने का काम एक तरह से ऐसे भी हम करते हैं। जी एब्सोल्युटली। आचार्य जी, मैं ऑडियंस से आई नो बहुत उत्सुक होंगे कुछ सवाल पूछने के लिए आपसे, तो ऑडियंस में राइट देयर। आई एम जिनेंद्र फ्रॉम मुंबई। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तक 100 लोग थे जब तक ठीक था, जब 200 हो गए तब ठीक था, पर जब 10,000 हो गए, 20,000, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। क्योंकि आई मीन हम हमारे काम में भी देखते हैं तो ठीक है, जब 10 स्टार्ट किया था जब ठीक थे, अभी जब 200 हो गए तो आधा टाइम उनको संभालने में चला जाता है, जबकि ना कि एक्चुअल काम करने में। सो हाउ हैज़ आपका जो ट्रांजिशन हुआ है वो कैसे? दुनिया में मैं तो 2 बातें बता देता हूँ भाई, उससे आपको कई बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर जो बिजनेस करते हैं, जो उद्योग धंधे करते हैं, कभी वो लोग गवर्नमेंट से पंगा नहीं लिया करते। आपको पता है, आप 40+ तो ज़्यादा तो लाइसेंस लेने पड़ते हैं अपने को, सारी अलग अलग तरह के NOCs लेने पड़ते हैं। पतंजलि एक ऐसी संस्था थी, हम बिजनेस करते हुए भी हम लोगों ने गवर्नमेंट से पंगा लिया, और पंगे का परिणाम क्या हुआ? जो आप मैनेज करने की बात कर रहे हो, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। पंगे करने का परिणाम क्या हुआ कि हमारे पास ये सूचना आई
कि आपके यहाँ कोई भी कुछ भी डाल करके जा सकता है, क्योंकि हम फूड का काम करते हैं, हम कॉस्मेटिक का काम करते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और टफ होता है। बाकी चीज़ों से आप IT का करते हैं, दूसरे का करते हैं, खाने पीने की चीज़ नहीं है, नुकसान कर जाएगा, एक मशीन खराब बना जाएगा, हमारा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो हमने कहा हम क्या करें, जो स्क्वाड डॉग्स जो होते हैं ना, सूंघने वाले कुत्ते, वो ला करके मैंने गेट में बैठाए, और जो लोगों के भोजन के डिब्बे भी जाते थे वो भी हम सूंघा करके अंदर ले जाते थे। उस लेवल तक हम लोगों ने मैनेज किया। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे पूरी टीम ने, एक दो लोगों ने जरूर कहा, बोले आचार्य जी जब कुत्ता हमारा भोजन का डिब्बा सूंघता है हमको थोड़ा सा फील होता है। हमने कहा बाबा जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहा है, कुत्ते को डिब्बा सूंघाने की चिंता मत करो, कुत्ता खा भी जाए तो खाने दो। तो हमने इस तरह से हमने शुरू किया। तो जो फीलिंग्स है, जो भावना है ना, वो पैदा करी है। इतने हजारों लोगों में भी भगवान की ऐसी कृपा रही कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई। और आज भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक परिवार जो वातावरण है उसको डेवलप करिए। हर व्यक्ति को ये कहिए कि भाई तू मालिक है, यदि तू तेरा काम होता तो कैसा करता, बस उसको ये समझा दो। आप प्रयास करो, बहुत बड़े बड़े भाषण की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप कर सकते हो इस काम को। भाई आप बैठ करके समझाइए ना उसको, उसका आपके यहाँ आपके पास सेवा करता है, उसको आप ये समझाइए कि आप कभी कभी बैठा करके, हर रोज़ ज़रूरी नहीं है, 15 दिन में, 1 महीने में, और जो इस तरह का काम करते हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करिए। तो वातावरण, हमारी हिंदुस्तानियों के दिल में ना एक बड़ी विशेषता है, हम बहुत भावनाओं से जुड़ते हैं, हमारी इमोशंस से हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म में भी जो हमारी इमोशंस हैं उनको आप हर्ट होने मत दीजिए, उनको एक तरफ किनारे पर मत रखिए। यदि आप ऐसे चलेंगे तो बहुत कठिनाई नहीं आती है। तो संभालने के लिए जितनी संख्या बढ़ती है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग संख्या की दृष्टि से टीम बना लीजिए, बहुत आराम से मैनेज हो जाता है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे 10-12 जगह भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर में ही संभवतः पतंजलि दुनिया की सबसे बड़ी FMCG के रूप में, जो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी बहुत बड़ा सेटअप हमारा हो जाएगा। पर मुझको नहीं लगता है कि इसको चलाने में बहुत कठिनाई है। मुझको तो अब लगता है कि थोड़े लोग थे तो ज़्यादा कठिनाई थी, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आराम से संभल रहा है। ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। One last question, Dr. Velumani, please. जब भी हम छोटे होते हैं हमें डर नहीं होते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं। जब भी हम बड़े हो जाते हैं डर आ जाते हैं, इसमें आपको क्या कहना है? जब हम छोटे होते हैं डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम चालाकी नहीं करते हैं। जब बड़े होते हैं डर इसलिए होता है कि हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके साथ हमारा जो चालाकी वाला पार्ट भी अंदर काम कर रहा होता है। तो ये यदि वो छोड़ देंगे, आप बच्चा बन जाओ, फिर कोई डर नहीं है, आप पूरा आनंद से कर सकते हैं। One last question, please. आचार्य जी नमस्ते। आपसे सवाल पूछने के लिए 10 हाथ उठाने पड़ते हैं, देखिए आपकी डिमांड में। ये तो आपका प्रेम है जो मैं देख रहा हूँ जी। मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ, मेरा नाम अतुल है, और मुझे बताते हुए बहुत आभार और हर्ष हो रहा है इस चीज़ का कि आपके गुरु भाई पीताम्बर जी हमारे साथ वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्यार आपके लिए भेजा। आचार्य जी मेरा जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है आचार्य कुलम को लेकर, जिसकी योजना और जिससे कार्य रूप आप और बाबा जी बहुत दिनों से बंधे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो कार्य कितने आगे बढ़ा है, और आचार्य कुलम का बाई प्रोडक्ट जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकलेंगे हमारी अर्थव्यवस्था में और बाकी व्यवस्थाओं में भी योगदान है उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक व्यवस्था, जितने भी आप लोग बैठे हैं, जो हमारा जो एजुकेशन व्यवस्था है और जो मेरे घर का कल्चर है, कई बार एक गैप दिखाई देता था। तो उस गैप को पाटने के लिए कि हमारी जो वैदिक या जो हमारी भारतीय जो कल्चर है और साथ में मॉडर्न एजुकेशन, दोनों को मिला करके आचार्य कुलम की कल्पना की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतंजलि आयुर्वेद का जो भी उसमें प्रॉफिट होगा, सबसे बड़ा भाग वो हम 100% ही चैरिटी में लगाते हैं, क्योंकि या तो उसको कंपनी को बढ़ाने के लिए लगेगा, जो उसमें से इनकम होगा तो वो हम उसमें लगाने का यह हमारा संकल्प है। तो उसमें ये आचार्य कुलम वाले संकल्प के लिए हम लोग लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए अभी करीबन 600 आचार्य कुलम की अभी कल्पना है, उसके बाद में वो और हम बढ़ाने वाले हैं। तो हम उस काम को कर रहे हैं। आपकी शुभकामना के लिए धन्यवाद। आचार्य जी आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतना सुंदर बोला, हमें सबको इतना प्रोत्साहित किया। आप यहाँ पर आए, मैंने कहा आपको पिछले साल से हमारी ये कोशिश थी कि आप आएंगे, बट आप फाइनली इस साल हमारे साथ बीच में आए, हमें बहुत खुशी हुई है सर। आचार्य जी थैंक यू सो मच, आपने आके पूरे इस ऑडियंस को हम सबको सोचने पे मजबूर किया है और आगे बढ़ के भारत को एक और महान देश बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका thank you। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में लिखता हूँ, मेरा जो फेसबुक पेज है, अभी फेसबुक में भी हम लाइव थे, वो 50 लाख लोग हैं,
तो पेज लाइक करेंगे तो आयुर्वेद नुस्खे जीवन सकारात्मकता वो आपको मिलेगी, तो मेरा पेज लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद जी।